नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीके विद कीर्ति वर्मा पर। तो फ्रेंड्स, हमने स्टार्ट कर रखी है एंशिएंट हिस्ट्री, जिसकी एक वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दी है। तो हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे, जो कि हमारे जितने भी एग्जाम्स हैं उनके लिए ज़रूरी रहने वाली है। और आपको पता है, दिल्ली पुलिस की वैकेंसीज निकली हुई हैं, जिसका पेपर होगा कब, नवंबर दिसंबर में। तो उसके लिए भी हमारी हिस्ट्री बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहने वाली है। इससे हमारे कई क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो बिल्कुल शुरू से करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। फिर आप चाहे ना कितने ही छोटे लेवल का एग्जाम दे लेना, और फिर चाहे कितने ही बड़े लेवल का एग्जाम दे लेना, आपके यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो ध्यान से करना हमें। तो आज का हमारा टॉपिक एंशिएंट हिस्ट्री में जो रहेगा वो है भारतीय इतिहास के स्रोत। पिछली वीडियो में भी मैंने यही टॉपिक स्टार्ट किया था। जो पिछली वीडियो में हमने किया था एक छोटा सा तो भारत का इंट्रोडक्शन किया था। उसमें हमने भारत के नामों का जिक्र किया था कि भारत के कौन कौन से नाम और वो नाम किसने दिए और कौन कौन सी खूबियों के कारण दिए। और उसमें हमने भारतीय इतिहास के स्रोत पढ़ने शुरू किए थे। हमें पता है भारतीय इतिहास के कितने स्रोत रहेंगे, 3 स्रोत हैं। भारतीय इतिहास के सोर्सेज कितने रहेंगे, 3 स्रोत हैं मुख्य रूप से। कौन कौन से रहेंगे? एक तो रहेगा हमारा साहित्यिक साक्ष्य, साहित्यिक स्रोत रहेंगे आपके। एक रहेगा आपका विदेशियों के वृत्तांत, विदेशियों के वृत्तांत, और एक आपके पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य। अगर हम हिस्ट्री को जानना, यानी कि अगर हम भारतीय इतिहास को जानना चाहते तो ये 3 स्रोत हमारी मुख्य रूप से मदद करते हैं। इनके थ्रू ही हमें पता चलता है कि हमारा जो पिछला समय था, हमारे जो इतिहास था वो कैसा था, कैसे उस समय की व्यवस्थाएं थी, राजनीतिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, और किस तरह का उस समय पर समाज था। तो वो चीज़ें हमें कहाँ से पता चल रही है? इन सोर्सेज से पता चल रही है। और सिर्फ इंडियन हिस्ट्री में ही नहीं, आप वर्ल्ड की चाहे कोई भी हिस्ट्री पढ़ लेना, किसी भी राष्ट्र की हिस्ट्री पढ़ लेना, तो भी ये आपके बहुत ज़्यादा सभी के सभी के 3 ही सोर्सेज रहते हैं। इन्हीं के थ्रू हमें उस वक्त का पता चलता है जिस वक्त हम नहीं थे। तो साहित्यिक जो साक्ष्य थे वो हमने पिछली वीडियो में कर लिए थे। तो आपके साहित्यिक साक्ष्य थे वो हमने पिछली वीडियो में किए थे, जो इंडियन हिस्ट्री में। उसमें हमने वेदों के थ्रू पता लगता है। एक तो हमें वेदों के थ्रू पता लगता है हमारे इतिहास का। वेदों के थ्रू हमें कौन सी सभ्यता का पता लग रहा है? वैदिक साहित्य, जो आपकी वैदिक सभ्यता उसका पता चल रहा है। जो आपकी वैदिक सभ्यता है, फिर आर्यों की सभ्यता है, उसके बारे में जितनी भी हमें जानकारी मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है? हमें वैदिक साहित्य से मिल रही है। इसके बाद आपके बौद्ध ग्रंथ थे और जैन ग्रंथ थे। इससे हमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म की जानकारी मिलती है और उस समय की व्यवस्था की जानकारी मिलती है। जो उस समय सामाजिक व्यवस्था व्याप्त थी उसका हमें पता लगता है। और हमें इन ग्रंथों के सारे ही पता चलता है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इनका उदय ही क्यों हुआ, मतलब कि कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ हो गई थी जिनसे इन नए धर्मों का उदय हुआ। इनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, आगे की वीडियोस में बिल्कुल डीपली जाके डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा विदेशियों के वृत्तांत। जो आज हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा विदेशियों के वृत्तांत। अगर मैं चाहूँ तो आपको ये दोनों टॉपिक एक वीडियो में भी करवा सकते हूँ, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आपको समझ नहीं आएगा। तो इसलिए हम इसको आज विदेशियों के वृत्तांत करेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो विदेशियों के वृत्तांत से ही रहेगा। आज का टॉपिक हमारा विदेशियों के वृत्तांत, विदेशियों के वृत्तांत। यानी कि हमें पता है कि जो हमारा समय था, पिछला हमारा जो इतिहास, उसमें समय समय पर विदेशों से यात्री आए हैं। विदेशी यात्री भारत में आए हैं, वो भारत में कुछ साल रहे हैं, और जो उन्होंने भारत में आकर महसूस किया, जो उन्होंने यहाँ पे आके देखा, उसको उन्होंने अपने वो भ्रमण वृत्तांत उन्होंने अपनी पुस्तकों में लिखा। जैसे कि आज के टाइम पर भी हम कहीं घूमने जाते हैं तो अपने साथ कुछ लोगों की आदत होती है डायरी लेके जाते हैं। वो अपनी हर एक दिन की जो दिन में उन्होंने किया, जो देखा, घूमा, उसको डायरी में लिखते हैं। तो ठीक इसी तरह इन्होंने भी लिखा, तो उसके आधार पर भी हमें पता चलता। तो विदेशियों के वृत्तांत क्या, जो विदेशियों ने उस समय की बात की स्थिति थी उसके बारे में लिखा। तो सबसे पहले हम जो विदेशियों के वृत्तांत है इसको 3 भागों में डिवाइड कर लेंगे। कितने भागों में? 3 भागों में डिवाइड करेंगे। एक तो आप कहेंगे यूनान रोम के लेखक, यूनान रोम के लेखक। एक आपके आएंगे चीन के लेखक,
और एक है आपके अरब के लेखक, अरब के लेखक। यानी कि जो हमारे देश में विदेशी यात्री आए उनको हमने कितने भागों में बांट लिया, 3 भागों में बांट लिया। एक तो यूनान और रोम के लेखक, जो हमारे यूनान और रोम के लेखक थे जो इन देशों से आए, उन लेखकों को अलग कैटेगरी में रखा हमने। फिर चीन के लेखकों को अलग कैटेगरी में लिखा और अरब के लेखक अलग कैटेगरी में किए। तो अब पहले हम पढ़ेंगे कि नहीं, यूनान के लेखकों को हम पढ़ेंगे, जो यूनान रोम के लेखक हैं उनको अब हम पढ़ेंगे। तो अभी हम यूनान रोम के लेखक पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले नाम आता है हेरोडोटस का। किसका नाम आ रहा है? हेरोडोटस का, हेरोडोटस। तो आप सबको पता होना चाहिए, जो बच्चे हिस्ट्री पढ़ते हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन में भी हिस्ट्री पढ़ी है, जिनकी हिस्ट्री में इंटरेस्ट भी है, तो हेरोडोटस को बोला जाता है फादर ऑफ हिस्ट्री। हेरोडोटस को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ हिस्ट्री, या फिर हम कह सकते हैं इतिहास का पिता। फादर ऑफ हिस्ट्री कौन रहेंगे? हेरोडोटस। हेरोडोटस कौन? आपके फादर ऑफ हिस्ट्री। फादर ऑफ हिस्ट्री कौन रहेंगे? हेरोडोटस। ये मतलब कि सबसे पुराने इतिहासकारों में गिने जाते हैं। कौन? हेरोडोटस। इन्हें क्या बोला जाता है? फादर ऑफ हिस्ट्री। और इनका संबंध कहाँ से रहेगा? यूनान से इनका संबंध रहेगा। ये कहाँ के लेखक थे? यूनान के लेखक थे। इसके बाद एक नया वर्ड आता है, दूसरे इतिहासकार जो हमारे रहेंगे टीसीएस। क्या नाम रहेगा उनका? टीसीएस। क्या नाम रहेगा इनका? टीसीएस। ये भी बाद में आए थे। और ये इनका संबंध कहाँ से था? ये ईरान से संबंध था। इनका कहाँ से संबंध था? ईरान से संबंध था। कहाँ से संबंध था इनका? ईरान से। और ईरान के क्या थे? ये राजवेद थे। जो ईरान था उसके क्या थे? ये राजवेद थे। ईरान के राजवेद, यानी कि जो ईरान का राजा था, ईरान का जो सम्राट था, उसका क्या था? ये डॉक्टर था। फैमिली डॉक्टर भी हम इसको बोल सकते हैं। तो टीसीएस का संबंध कहाँ से रहेगा? ईरान से रहेगा। हेरोडोटस और टीसीएस ये दोनों यहाँ के सबसे पुराने इतिहासकार माने जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट रहेंगे हमारे, वो हम डिस्कस करेंगे अभी। इसके बाद मेगास्थनीज आएगा। इसके बाद जो कौन हमारा नेक्स्ट है, जो है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज इसको आप मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। जो आपका मेगास्थनीज हर छोटे बड़े एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। मेगास्थनीज से आपके हर एक एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो मेगास्थनीज पहले तो देखते हैं था कौन। तो मेगास्थनीज कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस का राजदूत था। किसका राजदूत था? सेल्यूकस का राजदूत था। किसके दरबार में था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। मेगास्थनीज कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस का राजदूत। सेल्यूकस का राजदूत कौन था? ये मौर्य साम्राज्य जो आएगा उसमें जो महान राजा हुए कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। तो उसके शासनकाल में था। यहाँ से हमें एक पॉइंट क्या पता चल रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था कौन? मेगास्थनीज। तो उनके दरबार में कौन था? ये सेल्यूकस का राजदूत था। यानी कि राजदूत किसका था? सेल्यूकस का था। इसका राजा कौन रहेगा? सेल्यूकस। यानी कि जिस देश से ये आया था उस देश का राजा कौन था? सेल्यूकस था। और ये इंडिया में आया तो उसमें शासनकाल किसका था? चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था। तो मेगास्थनीज की पुस्तक से क्वेश्चन बनता है एक हमारा। एक क्वेश्चन बनता है कि राजदूत किसका था? सेल्यूकस का। किसके दरबार में आया? चंद्रगुप्त मौर्य के में। और फिर इसकी पुस्तक है, इसकी पुस्तक पूछी जाती है। इसकी पुस्तक का नाम क्या रहेगा? इंडिका। तो मेगास्थनीज ने पुस्तक की रचना की, उसका नाम क्या रहेगा? इंडिका। मेगास्थनीज ने किसकी रचना की है? इंडिका की रचना की है। और इसमें इसने वर्णन किस चीज का किया है? मौर्यकालीन राज व्यवस्था का वर्णन किया है। जो आपकी इंडिका पुस्तक रहेगी इसके लेखक कौन रहेंगे? मेगास्थनीज। इसमें इन्होंने वर्णन किस चीज का किया है? जो मौर्य साम्राज्य था उसकी जो राज व्यवस्था था उसका वर्णन किया। किसका? मौर्य राज व्यवस्था का वर्णन इन्होंने किया है अपनी पुस्तक में। मौर्य राज व्यवस्था, मौर्य राज व्यवस्था का वर्णन इसमें किया है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे रहेंगे, एक क्वेश्चन हमारा बनता है जो सिकंदर के साथ भारत आए। जो इतिहासकार सिकंदर के साथ भारत आए उनसे क्वेश्चन हमारे बनते हैं। हमें पता है सिकंदर एक बहुत ही महान राजा था। वो भारत विजय का सपना लेकर आया था, लेकिन उसका सपना पूर्ण नहीं हुआ था। तो सिकंदर से हमें याद करना है एक तो इसके गुरु का नाम। सिकंदर के गुरु का नाम कौन था? अरस्तु। सिकंदर का गुरु कौन रहेगा? अरस्तु सिकंदर का क्या रहेगा?
गुरु रहेगा। सिकंदर का गुरु कौन रहेगा? अरस्तु रहेगा। इसके साथ कौन कौन से इतिहासकार आए? सिकंदर के साथ जो इतिहासकार आए वो आए थे, इसके साथ में आए थे निरियाक्स, 3 आए थे आपके निरियाक्स, एक था एरिस्टोबुल्स और एक था एनासिक्रेट्स। सिकंदर के साथ कितने इतिहासकार आए भारत में? 3 इतिहासकार आए। कौन कौन से आए? निरियाक्स, एरिस्टोबुल्स और एनासिक्रेट्स भारत में आए। और सिकंदर का गुरु कौन रहेगा? अरस्तु रहेगा। अरस्तु किसका गुरु था? सिकंदर का। सिकंदर भारत विजय का सपना लेकर भारत आया था। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, सिकंदर के बाद जो नेक्स्ट है वो है टोलेमी। सिकंदर के बाद जो नेक्स्ट रहेंगे वो है हमारे टोलेमी। टोलेमी की एक रचना थी क्या? ज्योग्राफी। टोलेमी की रचना क्या थी? ज्योग्राफी। टोलेमी से क्वेश्चन इनकी रचना से ही बनता है। इनकी रचना का नाम क्या था? तो टोलेमी ने किस पुस्तक की रचना की? ज्योग्राफी की रचना की। किसकी की? ज्योग्राफी। मोदी जी इसका याद करना, ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट भी है। तो टोलेमी की रचना क्या रहेगी? ज्योग्राफी। और इसकी रचना इन्होंने कब की? 140 ईस्वी में की। इसकी रचना इन्होंने कब की? 140 ईस्वी में इन्होंने, टोलेमी ने किसकी रचना की? ज्योग्राफी की रचना की। और इसमें वर्णन किस चीज का किया गया है? जो ये पुस्तक है टोलेमी की, इसमें वर्णन किया इन्होंने भारतीय परिदृश्य का विवरण किया, यानी कि जो भारत का भूगोल है उसका वर्णन इन्होंने कहाँ किया? ज्योग्राफी में किया है। किसका वर्णन किया? भारतीय भौगोलिक परिदृश्य का वर्णन, भारत का भौगोलिक परिदृश्य इसका विवरण किया इन्होंने टोलेमी ने अपनी पुस्तक में, ज्योग्राफी में। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है पिल्ली। पिल्ली की भी पुस्तक ही पूछी जाती है। नेक्स्ट इतिहासकार कौन रहेंगे हमारे? पिल्ली। पिल्ली की कौन सी पुस्तक रहेगी? नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल हिस्ट्री। पिल्ली की पुस्तक का नाम क्या रहेगा? नेचुरल हिस्ट्री पिल्ली की पुस्तक रहेगी। एक इसके बाद एक इतिहासकार और आते हैं आपके यूनान रोम के, स्ट्रैबो। इसका नाम क्या था? स्ट्रैबो। स्ट्रैबो आपके नेक्स्ट इतिहासकार आएंगे। स्ट्रैबो से आपका क्या रहेगा? वैसे स्ट्रैबो की कोई पुस्तक नहीं है, लेकिन स्ट्रैबो से आपके क्वेश्चन क्या बनेंगे मैं आपको बता दूं। स्ट्रैबो ने क्या कहा था? स्ट्रैबो का मानना ये था कि जो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका है उसमें उन्होंने जो वर्णन किया वो सारा क्या है? काल्पनिक है। जो मेगास्थनीज का वर्णन वो क्या है? काल्पनिक है, यानी कि सारे इमेजिनेशन के थ्रू लिखा है। जो रियलिटी थी उसका वर्णन उन्होंने नहीं किया है। जैसे कि आज के टाइम पर हम इमेजिनेशन के थ्रू कहाँ पहुँच जाते हैं। आज के टाइम पर अगर हम इमेजिनेशन की बात करें तो इमेजिनेशन के थ्रू हम प्राइम मिनिस्टर भी तो बन जाते हैं ना। तो ठीक उसी तरह इन्होंने क्या माना था? जो मेगास्थनीज का वर्णन था वो सारा क्या था? काल्पनिक था। तो हमने यूनान रोम के लेखक पढ़ लिए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे चीन के लेखक आएंगे। यूनान रोम के लेखक के बाद कौन से लेखक आ रहे हैं? अभी हमारे चीन के लेखक आएंगे। चीन के लेखक यानी कि जो चीन से भारत में आए, वैसे बहुत सारे लेखक आए चीन से भारत में, लेकिन हमें क्या है जो मेन है, जो हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मेन रहेंगे वो पढ़ने हैं हमें, ठीक है ना। तो कौन से लेखक आएंगे? चीन के लेखक। तो इसमें पहला नाम किसका है? फायान का। कौन सा यात्री है? फायान। कौन सा यात्री रहेगा आपका? फायान रहेगा। ये 5वीं सदी में भारत आया। कब आया है भारत में? 5वीं सदी में आया। सदी पूछी जाए तो आपकी रहेगी 5वीं सदी। और अगर साल पूछा जाए तो ईस्वी रहेगी इनकी 405 ईस्वी में भारत आया था। कब आया था? 405 ईस्वी में भारत आया था। फायान कब भारत आया? 5वीं सदी। अगर शताब्दी पूछी जा रही है, अगर मतलब कि पूरी तरह से इसका साल ही पूछा जाए एग्जैक्टली, तो इसका साल रहेगा 405 ईस्वी। थे कब भारत आया? 405 ईस्वी में भारत आया। शासनकाल किसका रहेगा? तो फायान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो फायान है वो भारत आया था। हमें पता है एक मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य हुए हैं और एक गुप्त साम्राज्य होता है। किस साम्राज्य में आया? गुप्त शासनकाल में आया। किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन आया? भारत में फायान आया है। इसमें इन्होंने क्या किया? जो इन्होंने अपना ब्रह्मण वृत्तांत लिखा उसमें इन्होंने बताया भारत में बौद्ध धर्म की स्थिति क्या थी, क्योंकि उस समय हमें पता है
बौद्ध धर्म जो अस्तित्व में आ चुका था। तो इन्होंने अपने ब्रह्मण वृत्तांत में क्या बताया, भारत में बौद्ध धर्म की स्थिति के बारे में बताया है। भारत में बौद्ध धर्म की स्थिति का वर्णन इन्होंने किया है। बौद्ध धर्म की स्थिति यानी कि उस समय पर जो बौद्ध धर्म था उसकी स्थिति क्या थी, वो अपने चरमोत्कर्ष पर था या फिर बिल्कुल नीचे था, उसमें क्या गुण थे क्या अवगुण थे, वो सारी चीजें इन्होंने अपने ब्रह्मण वृत्तांत में वर्णन किया। किसने, फायन ने। कब आया, 5वीं सदी में आया, साल 405 ईस्वी, शासनकाल रहेगा चंद्रगुप्त द्वितीय का। और वर्णन किस चीज का, बौद्ध धर्म की स्थिति का इन्होंने वर्णन किया है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे रहेंगे वो रहेंगे फायन के बाद। अभी हम जो फायन के बाद जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो हमारे ह्वेनसोंग। तो ह्वेनसोंग को तो आप कर लीजिएगा क्या, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ह्वेनसोंग से तो आपके हरियाणा जीके में भी क्वेश्चन बनते हैं, इंडियन जीके में भी क्वेश्चन बनते हैं। तो ह्वेनसोंग आपका बहुत ही ज्यादा जरूरी रहने वाला है। नोट्स साथ के साथ तैयार कीजिएगा, तभी आपको सारा सब कुछ समझ में आएगा। तो ह्वेनसोंग था कौन, ये एक चीनी यात्री था। इसकी पहचान कहाँ से रहेगी, चीन से था। एक क्या था, एक ये चीनी यात्री था। इसकी पहली पहचान तो यही रहेगी, क्या था, एक चीनी यात्री था जो भारत कब आया, 629 ईस्वी में भारत आया। भारत आया ये कब, 629 ईस्वी में ये क्या आया था, भारत आया था। और अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में कब आया है, हरियाणा में ह्वेनसोंग आया था 634 ईस्वी में। हरियाणा में कब आया ह्वेनसोंग, 634 ईस्वी में। और 644 ईस्वी तक ये रहा है। कब तक रहा है, 644 ईस्वी तक ये भारत रहा है। यानी कि भारत के अगर हम पूछे, भारत के विवरण में हम देखें तो 629 ईस्वी से 644 ईस्वी तक यानी कि 16 साल तक ह्वेनसोंग भारत में रहा है। और अगर हरियाणा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हरियाणा में कब आया, 634 ईस्वी में ये हरियाणा में आया है। कौन, आपके ह्वेनसोंग। तो फिर क्वेश्चन बनता है कि ह्वेनसोंग किसके शासनकाल में भारत आया। ह्वेनसोंग किसके शासनकाल में भारत आया, ह्वेनसोंग आया है हर्षवर्धन के शासनकाल में। सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसोंग क्या आया, भारत आया है। सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में आया कब, ह्वेनसोंग आया 634 ईस्वी में। ये आया हरियाणा में, 629 ईस्वी में आया ये इंडिया में आया है। और इसकी पुस्तक पूछी जाती तो ह्वेनसोंग की पुस्तक क्या रहेगी, ह्वेनसोंग की पुस्तक रहेगी आपकी CU की। ह्वेनसोंग की पुस्तक क्या रहेगी, CU की। ह्वेनसोंग ने किस पुस्तक की रचना की, CU की रचना इन्होंने अपनी, जो इनकी पुस्तक रहेगी CU की रहेगी। ह्वेनसोंग को एक दूसरा नाम भी दिया जाता है, ह्वेनसोंग को एक और नाम से जाना जाता है। ह्वेनसोंग को क्या बोला जाता है, ह्वेनसोंग को बोला जाता है यात्रियों का राजकुमार। यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है इनको। ह्वेनसोंग को क्या बोला जाता है, यात्रियों का राजकुमार भी बोला जाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि यात्रियों का राजकुमार किस विदेशी यात्री को कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, ह्वेनसोंग को कहा जाता है। एक बार दोबारा देखिए, ह्वेनसोंग किसके शासनकाल में है, सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में आया। सम्राट हर्षवर्धन के पिता रहेंगे प्रभाकर वर्धन। और फिर इनकी पुस्तक क्या रहेगी, CU की। क्या, कहाँ से थे, चीन से थे, चीनी यात्री थे। भारत में आए 629 ईस्वी में, हरियाणा में आए 634 ईस्वी में। और 644 ईस्वी तक ये यहाँ पे रहे, यानी कि पूरे 16 वर्ष यहाँ पर ये रहे हैं। और इनको बोला जाता है यात्रियों का राजकुमार। और इन्होंने वर्णन किया जो हर्षवर्धन के शासनकाल की जो शासन व्यवस्था थी उसका वर्णन इन्होंने अपनी पुस्तक CU की में किया है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे रहेंगे ह्वेनसोंग के बाद, उन्हें अभी हम करेंगे इत्सिंग है नेक्स्ट हमारे। ह्वेनसोंग के बाद अगला जो चीनी यात्री था वो था इत्सिंग। ह्वेनसोंग के बाद कौन सा यात्री आया, इत्सिंग आया। कब आया, 7वीं सदी में भारत आया। इत्सिंग भारत कब आया है, 7वीं सदी में। 7वीं सदी में। वैसे जो आपके ह्वेनसोंग है उनकी सदी पूछी जाए तो उनकी सदी क्या रहेगी, 7वीं सदी रहेगी। इत्सिंग की भी कौन सी सदी रहेगी, 7वीं सदी रहेगी। इनकी मुख्य विशेषता क्या रहेगी, विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय उस समय पर बहुत ही फेमस विश्वविद्यालय माने जाते थे भारत के, जहाँ पर बौद्ध धर्म का ज्ञान प्रदान किया जाता था। कौन कौन से, विक्रमशिला और नालंदा। विक्रमशिला और नालंदा
जो आपके दो विश्वविद्यालय थे, इन्होंने यहाँ पर रहकर क्या किया था, बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था। रित सिंह ने क्या किया था, इन दोनों विश्वविद्यालयों में रहकर बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था। किसका अध्ययन किया था, बौद्ध धर्म का अध्ययन इन्होंने किया था। अगर ये आए किसके शासनकाल में, तो ये आए थे देवपाल के शासनकाल में। रित सिंह किसके शासनकाल में भारत आए, राजा देवपाल के शासनकाल में आए। किसके शासनकाल में, राजा देवपाल के शासनकाल में। और एग्जैक्ट ईयर पूछा जाए, वैसे शताब्दी क्या रहेगी, 7वीं शताब्दी, और एग्जैक्ट ईयर पूछा जाए तो ईयर रहेगा इनका 675 ईस्वी। 675 ईस्वी में ये भारत आए। तो रित सिंह को दोबारा देखिए, 7वीं सदी में 675 ईस्वी में भारत आए। शासनकाल किसका था, देवपाल का। किसके शासनकाल में, देवपाल के में। और इनकी मुख्य विशेषता क्या रही, विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालयों में रहकर इन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म का मतलब कि जो शिक्षा प्राप्त इन्होंने की। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे रित सिंह के बाद है, अरब के लेखक आएंगे। हमने यूनान के लेखक पढ़े, चीन के लेखक पढ़े, और अब हमारे अरब के लेखक। कौन से लेखक आएंगे अभी हमारे, अरब के लेखक। यानी कि जो अरब देश है, उनसे जो विदेशी यात्री भारत में है, उनका वर्णन अभी हम करेंगे। तो पहले रहेंगे हमारे सुलेमान। पहला कौन रहेगा नाम, सुलेमान का रहेगा। कब भारत आए, 9वीं सदी में भारत आए। कौन सी सदी में आए, 9वीं सदी में। 9वीं सदी में भारत आए। सुलेमान कैसे हैं, कहाँ से हैं, अरब के लेखक हैं। कब आए, 9वीं सदी में भारत आए। अगर एग्जैक्ट ईयर पूछा जाए तो 845 ईस्वी का रहेगा। एग्जैक्ट ईयर क्या रहेगा, 845 ईस्वी रहेगा। किसका, सुलेमान का। शासनकाल किसका रहेगा, उस समय शासनकाल रहेगा मिहिर भोज का। सुलेमान किसके शासनकाल में, मिहिर भोज के शासनकाल में। राजा कौन था उस समय, मिहिर भोज। तो मिहिर भोज के शासनकाल में ये भारत आया था। कौन, सुलेमान। और सुलेमान भारत आ गया। अब इसका मतलब कि इन्होंने लिखा क्या, इन्होंने अपने ब्रह्मण वृत्तांत में वर्णन किया, पाल प्रतिहार शासकों का वर्णन किया। इन्होंने किसका वर्णन किया है, पाल प्रतिहार शासकों का वर्णन किया। पाल प्रतिहार शासकों का वर्णन किया। जो उसमें वंश थे पाल प्रतिहार, क्योंकि उसमें पाल प्रतिहार वंश था, राष्ट्रकूट वंश था, चालुक्य वंश था, चोल वंश था। तो उन्हीं में से एक था आपका पाल प्रतिहार वंश। इसके शासक में इनका वर्णन किसने किया, सुलेमान ने किया। तो सुलेमान कब आए, 9वीं सदी में 845 ईस्वी में। शासनकाल मिहिर भोज का वर्णन किया, पाल प्रतिहार शासकों का इन्होंने वर्णन किया। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारे अल-मसूदी। सुलेमान के बाद जो नेक्स्ट रहेंगे वो कौन रहेंगे, अल-मसूदी। अल-मसूदी कौन रहेंगे, अल-मसूदी। अल-मसूदी है, ये आए थे आपके 10वीं सदी में भारत आए। कौन सी सदी में भारत आए, 10वीं सदी में ये भारत आए। 10वीं सदी में भारत आए। और शासनकाल किसका रहेगा, महिपाल का शासनकाल रहेगा। कौन सा राजा है यहाँ पे, उसमें मिहिर भोज था। जो सुलेमान में शासनकाल किसका था, मिहिर भोज का। अब यहाँ पे किसका रहेगा, महिपाल का शासनकाल रहेगा। अल-मसूदी किसके शासनकाल में आए, महिपाल के शासनकाल में आए। महिपाल के शासनकाल में ये भारत आए। कौन, अल-मसूदी। और जब ये भारत आए तो इन्होंने किसका वर्णन किया था, राष्ट्रकूट शासकों का इन्होंने वर्णन किया। जो अपना ब्रह्मण वृत्तांत था उसमें किसका वर्णन किया, इन्होंने राष्ट्रकूट शासकों का वर्णन किया। अल-मसूदी ने किसका वर्णन किया, राष्ट्रकूट शासकों का वर्णन किया। राष्ट्रकूट शासकों का वर्णन, अल-मसूदी ने किसका वर्णन किया, राष्ट्रकूट शासकों का वर्णन किया। कब आए, 10वीं सदी में भारत आए, महिपाल के शासनकाल में। और किसका वर्णन किया है, राष्ट्रकूट शासकों का वर्णन इन्होंने अपने ब्रह्मण वृत्तांत में किया। और एग्जैक्ट ईयर इनका समय रहेगा जो ये भारत में रहे वो रहा इनका समय 914 से 943 ईस्वी। 914 ईस्वी से 943 ईस्वी तक ये भारत में रहे। इसके बाद जो नेक्स्ट नाम है वो है हमारा अल-बरूनी। नेक्स्ट रहेंगे अल-बरूनी। अल-बरूनी से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, तो ध्यान से कीजिएगा। जब हम पृथ्वीराज चौहान का करेंगे वहां पर भी अल-बरूनी को करेंगे। तो अभी हमारे नेक्स्ट है वो है अल-बरूनी। अल-बरूनी का संबंध कहाँ से रहेगा, अरब से संबंध रहेगा, यानी कि अरब देशों से संबंध रखते थे। कौन, अल-बरूनी।
और इनका वास्तविक नाम पूछा जाता तो अल ब्रूनी का वास्तविक नाम क्या रहेगा? इनका वास्तविक नाम रहेगा अबू रिहान। वास्तविक नाम है इनका अबू रिहान। अल ब्रूनी का वास्तविक नाम क्या रहेगा? अबू रिहान इनका वास्तविक नाम रहेगा। फिर अल ब्रूनी क्या थे? महमूद गजनवी के समकालीन थे। किसके समकालीन रहेंगे? ये महमूद गजनवी के समकालीन थे। अल ब्रूनी किसके समकालीन थे? महमूद गजनवी के समकालीन थे। महमूद गजनवी जिसने भारत को 17 बार लूटा था। कितनी बार? 17 बार महमूद गजनवी ने भारत को लूटा था। तो उस समय किसके समकालीन थे? महमूद गजनवी के समकालीन ये थे जो आपके अल ब्रूनी हैं। और किसके दरबार में आए थे? राजा जयचंद के दरबार में आए थे। शासनकाल किसका रहेगा? राजा जयचंद का। क्योंकि तो उस समय भारत में शासनकाल किसका रहा? जिसके दरबार में ही आए, राजा जयचंद के शासनकाल में ही आए। जयचंद के शासनकाल में। अल ब्रूनी किसके शासनकाल में भारत आया? राजा जयचंद के शासनकाल में भारत आया। तो अभी इनकी एक पुस्तक अल ब्रूनी की पुस्तक है तहकीक-ए-हिंद। पुस्तक क्या रहेगी इनकी? तहकीक-ए-हिंद। तो इससे क्वेश्चन बनता है, इसको तहकीक-ए-हिंद भी बोला जाता है, इसको दूसरा नाम किताब-उल-हिंद भी बोला जाता है। किताब-उल-हिंद। और एक इस पुस्तक को बोला जाता है हिंद का दर्पण। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा जो आपकी पुस्तक तहकीक-ए-हिंद, इसको क्या बोला जाता है? एक हिंद का दर्पण भी बोला जाता है। हिंद का दर्पण बोला जाता है। तो हिंद का दर्पण क्यों बोला जाता है पहले आप ये देखेंगे। क्योंकि जो अल ब्रूनी था ये ऐसा पहला इतिहासकार था जिसने उस समय की जो स्थिति थी उसका वास्तविक वर्णन किया। यानी कि जो राजा थे, जो महाराजा थे, जो युद्ध करते थे, जैसी वहाँ की व्यवस्था रही, चाहे राजनीतिक है चाहे सामाजिक है, तो पहली बार पहला इतिहासकार ये हुआ जिसने बिल्कुल वास्तविक वर्णन अपनी रचना में किया। यानी कि इससे पहले जितने भी उन्होंने चाहे थोड़ा बहुत किया चाहे फिर ज़्यादा किया, कल्पनाओं का मिश्रण उन्होंने किया, लेकिन इन्होंने किया बिल्कुल वास्तविक वर्णन किया। इसलिए इसे इनका दर्पण कहा जाता है। यानी कि जो शीशा होता है वो हमें बिल्कुल वास्तविक दिखाता, हमें रियलिटी दिखाता, जैसे हम दिखते हैं बिल्कुल वैसा ही हमें दिखाता। तो ठीक उसी तरह ये हिंद का दर्पण यानी कि हमें हिंद की वास्तविक स्थिति से परिचित करवाती है। पुस्तक कौन सी? तहकीक-ए-हिंद या फिर किताब-उल-हिंद। एक अल ब्रूनी से आपके क्वेश्चन और बनेंगे कि अल ब्रूनी ने संस्कृत भाषा का अध्ययन किया था। तो कौन सा इतिहासकार था जिसने संस्कृत भाषा का अध्ययन किया था? किसने किया था? अल ब्रूनी ने। अल ब्रूनी ने क्या किया था? संस्कृत भाषा का अध्ययन। संस्कृत भाषा किसका अध्ययन किया? इसने संस्कृत भाषा का अध्ययन भी किसने किया था? अल ब्रूनी ने संस्कृत भाषा का अध्ययन किया था। और जो भारतीय समाज और संस्कृति है इसका बहुत ही अच्छा विवरण इन्होंने अपनी पुस्तक में दिया। अगर देखा जाए, देखो अल ब्रूनी का जो अल ब्रूनी जिस टाइम पर थे उस टाइम पर चंद्रबरदाई भी थे, जो पृथ्वीराज के राजकवि थे चंद्रबरदाई। लेकिन उन्होंने अपनी रचनाओं में कल्पनाओं का मिश्रण किया, यानी कि सिर्फ अपने राजा की खूबियों का वर्णन किया, लेकिन उसकी जो खामियां थी उनका वर्णन नहीं किया। लेकिन अल ब्रूनी ने जो सच था, जो ठीक था, जो गलत था वही लिखा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने विदेशियों के वृत्तांत पढ़े। विदेशियों के वृत्तांत में 3 तरह के लेखक पढ़े, यूनान, रोम के लेखक, अरब के लेखक और चीन के लेखक। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।